नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फास्ट रिवीजन। यहाँ पर देखिए हम 500 ऐसे इंपॉर्टेंट सवालों के रिवीजन करेंगे जो आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। जैसे कि आरआरबी के एग्जाम्स हो गए, या फिर आरआरसी के एग्जाम्स हो गए, यानी कि रेलवे बोर्ड के एग्जाम्स हो गए, या फिर एसएससी के एग्जाम्स, या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हो गए, जहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी। इस वीडियो में हम 250 सवाल करेंगे। इसके बाद के 250 सवाल की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है यहाँ पर, लूनी नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? लूनी नदी के बारे में पूछा है तो ये निकलती है पुष्कर घाटी, जो है अरावली पर्वतमाला में। तो लूनी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है और अरावली पर्वतमाला की पुष्कर घाटी से निकलती है। रानी झांसी समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? रानी झांसी समुद्री उद्यान स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। स्टैंड अप इंडिया योजना को किस साल तक बढ़ाया गया है? स्टैंड अप इंडिया योजना को साल 2025 तक बढ़ाया गया है। अगला सवाल है, किस गुफा में राजा खारवेल का एक शिलालेख है? राजा खारवेल का शिलालेख हाथी गुम्फा में स्थित है। हाथी गुम्फा में है राजा खारवेल का शिलालेख। अगला सवाल है, उस्ताद अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो उस्ताद अली अकबर खान जुड़े थे सरोद वाद्य यंत्र से। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति भारत में संबंधित है मछली उत्पादन को बढ़ावा देने से, यानी कि मछली उत्पादन से। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है? तो भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। त्वरण की सीजीएस इकाई क्या है? यहाँ पर एसआई इकाई नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है सीजीएस इकाई, सीजीएस। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण की सीजीएस इकाई है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर ताड़ के पेड़ के साथ कौन सा जानवर है? तो ये जानवर है बाघ। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह पर ताड़ के पेड़ के साथ बाघ की प्रतिमा है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू होता है? तो अष्टक का नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है। अगला सवाल है, जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया? तो विटेकर ने किया था जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका में है 54 देश, 54 देश है अफ्रीका महाद्वीप में। ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? तो वस्तु के कंपन करने से ध्वनि उत्पन्न होती है, यह आपको याद रखना है। ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है ध्वनि। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई पूछी है तो ये हो जाएगी कूलम। कूलम है विद्युत आवेश की एसआई इकाई। वैदिक काल में पनी नाम से जाने जाने वाले समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पनी नाम से जाने जाने वाले समुदाय का मुख्य व्यवसाय था व्यापार, और ये वैदिक काल का सवाल है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कांस्य के सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। आमिर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? आमिर खुसरो को कव्वाली शैली का जन्मदाता माना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो कबीर की समाधि बनाई गई मगहर, जो कि यूपी में है। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अबुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो खुसरो को आश्रय देने के लिए गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किया था मार्को पोलो ने 1292 में। भारत के कोरोमंडल तट पर यह मार्को पोलो आया था और उस समय वहां पर पांड्य वंश का शासक था, यही इसने लिखा हुआ है। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? व्यास नदी का प्राचीन नाम पूछा है तो इसका प्राचीन नाम है विपाशा। विपाशा व्यास नदी का प्राचीन नाम है। यह कुल्लू में व्यास कुंड से निकलती है। तो व्यास नदी का
उद्गम स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुल्लू में व्यास कुंड से निकलती है। व्यास कुंड पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के रोहतांग दर्रे में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। वत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? वत्स्य महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी उदयन ने। सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी था ये उदयन, और इसने अपनी राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। अगला सवाल है, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को कहा जाता था आमिर ए आखुर। आमिर ए आखुर कहा जाता था अश्वशाला के प्रधान को। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय चोल राजवंश के संस्थापक थे। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा है सासाराम, बिहार में। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो ये जानकारी मिलती है महाभाष्य से, जिसे लिखा है पतंजलि ने। इसमें जानकारी है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का वध कर स्वयं को राजा घोषित किया था, और इसने शुंग वंश की स्थापना की थी। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका लिखा है हेरोडोटस ने, और इसीलिए इसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया है चंद्रगुप्त मौर्य ने। इंपॉर्टेंट सवाल है, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था, यानी कि चंद्रगुप्त ने ही इसका निर्माण करवाया था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? मेगास्थनीज के अनुसार ये मौर्य समाज था, ये 7 वर्गों में बटा हुआ था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। अगला सवाल है, उत्तरामचरितम के लेखक कौन है? उत्तरामचरितम के लेखक है भवभूति, और इनकी अन्य पुस्तकें हैं जैसे महावीर चरितम, मालती माधव और उत्तरामचरितम। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो खरमेर के राजा ने राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी। अगला सवाल है, मुगल काल में लोक निर्माण विभाग को क्या कहा जाता था? लोक निर्माण विभाग को कहा जाता था शोहरत ए आम। शोहरत ए आम। बंगाल के किस नवाब ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी परिवर्तित की थी? तो ये किया था मीर कासिम ने। किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया था, तो इसका प्रमाण मिलता है अयोध्या के अभिलेख में। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, जिसे आज पेशावर कहा जाता है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया? तो नौरोज को प्रारंभ किया है बलबन ने। धन निकासी के सिद्धांत यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो ये है दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा में स्वीकार की गई? तो अंग्रेजी को कब स्वीकार किया गया? तो ये किया गया विलियम बेटिक के कार्यकाल में। सांची का स्तूप किस वंश काल में बनवाया गया था? सांची का स्तूप बनवाया मौर्य वंश काल में। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो सिराजुद्दौला के साथ की गई थी अलीनगर की संधि। अमृतसर की संधि किन के बीच हुई थी? अमृतसर की संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में, और यह 1809 में हुई थी। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? यह सवाल भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये शासक थे भीम प्रथम। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष में प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो ये था हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित है नागर शैली में।
यह शिखा कला उत्तर भारत में 7वीं शताब्दी के पश्चात विकसित हुई थी, अर्थात परमार शासकों ने वास्तुकला के क्षेत्र में नागर शैली को प्रधानता देते हुए नागर शैली में अनेक मंदिर बनवाए हैं। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट लागू किया गया था 1919 में। किस क्रिकेटर ने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी है? तो ये लिखी है कपिल देव ने। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और इनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान की सहमति से बनने वाला शहतूत बांध किस नदी पर स्थित है? तो शहतूत बांध स्थित है मैदान नदी पर। ये काबुल नदी घाटी में आता है। मैदान नदी काबुल नदी घाटी यानी कि काबुल की सहायक नदी है। सलमा बांध ये हरी नदी पर है और ये भी अफगानिस्तान में ही है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का। मैग्नेट लाइन किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो मैग्नेट लाइन स्थित है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। चांदी को खुला रखने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? तो चांदी को खुला रखने पर इसका रंग काला हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में है। पर्ल ऐश किसे कहा जाता है? पर्ल ऐश कहा जाता है पोटेशियम कार्बोनेट को, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है पर्ल ऐश। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। विश्व मधुमेह दिवस किस दिन मनाया गया या फिर किस दिन मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। अगला सवाल है, अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित करने के लिए क्या कारण दिया था? तो इन्होंने कारण दिया था कि हम प्रशासनिक सुविधा में सुधार करना चाहते हैं। ये कारण दिया था इन्होंने बंगाल को विभाजित करने में। राणा सांगा ने किस लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था? तो राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1517 में खतौली की लड़ाई में। लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत के दौरान किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो ये किया था खिलजी राजवंश ने। इन्होंने 1290 से 1320 यानी कि सिर्फ 30 साल ही शासन किया था खिलजी राजवंश ने। जलालुद्दीन खिलजी ने किस सूफी संत को विद्रोह का प्रयास करने के लिए मौत के घाट उतार दिया था? तो ये संत थे सिद्दी मौला। अगला सवाल है, किताब ए रहला की रचना की थी इब्न बतूता ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है 13वें शिलालेख में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह जी ने। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है लाला लाजपत राय जी। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय जी। इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था? तो ये था डचों का उपनिवेश। डचों का उपनिवेश था इंडोनेशिया। उड़ीसा के किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल यहाँ पर पूछा है तो ये हो जाएंगे सी राजगोपालाचारी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1878 में पारित किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक है भास्कराचार्य। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो शाहजहां को यह हीरा भेंट किया था मीर जुमला ने। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? तो पंडित जगन्नाथ को शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी दी थी। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जानते हैं धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था मीर बाकी ने। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी वातापी। मोहम्मद घोरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने।
बख्तियार खिलजी ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी और ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। सातवाहन वंश का कौन सा शासक जिसने वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो वेणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। हर्ष के शासनकाल में कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? तो ये 1/6 भाग वसूला जाता था। जूते हुए खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है। यहाँ से किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़ के दशावतार मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग यानी कि हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? तो ये चौथी बौद्ध संगीति थी। इसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान ऐसे 2 भागों में विभाजित हो गया था। अगला सवाल है, पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो ये की धर्मपाल ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी याद रखिएगा अच्छे से। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? तो हर्ष को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। जब हर्ष ने दक्षिण भारत में अपने राज्य का विस्तार करने की कोशिश की तो चालुक्य राजवंश का राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में इसको पराजित किया। ये भी आपको याद रखना है, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का राजा था। प्राचीन भारत चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? चरक किस शासक के दरबार में थे? तो ये थे कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो मीर बख्शी देखभाल करता था सैन्य विभाग की। अगला सवाल है, कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो कौमुदी महोत्सव यह पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन का मकबरा है लाहौर में स्थित। मंदसौर की संधि किस वर्ष में हुई थी? मंदसौर की संधि हुई थी 1818 में। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाही दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो ये कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है अलाही दरवाज़ा। अलाही दरवाज़ा कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। अकबर के अल्प आयु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथ में थी? तो बैरम खान ने 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी संभाली थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी गौतमी। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है? तो ये है शासक कृष्ण प्रथम। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। ये सवाल भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो इसको अच्छी तरह से याद करिए। चोल शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता स्थापित की थी? तो ये युद्ध था 1539 का चौसा का युद्ध। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय से। इलाहाबाद स्तंभ के लेख की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो कवि हरिसेन के द्वारा इलाहाबाद के स्तंभ की रचना की गई थी। किस बादशाह को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है? शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता था बहादुर शाह प्रथम को। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला सवाल है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई थी रंगून में। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? तो ये है कोलकाता में। रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो यह संधि थी अमृतसर की संधि। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का नाम क्या था? तो इसको बलि कहते थे। संगम युग का ग्रंथ मणिमेकले की
किस धर्म की श्रेष्ठता प्रदान करता है? तो मणिमेकले ग्रंथ किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? तो ये है बौद्ध धर्म। अगला सवाल है, भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को कहा जाता है। हैदराबाद नगर के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इसने हैदराबाद नगर की स्थापना की थी। तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? तो इसे उद्गाता कहते हैं। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को उद्गाता कहते हैं। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपको पता भी होगा। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो ये द्रविड़ लोग थे अधिकांश विद्वानों के अनुसार। ये फिक्स फैक्ट नहीं है, लेकिन अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे द्रविड़ लोग। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? तो इसे पेरुनल कहा जाता था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैन उल अबिदीन को। जैन उल अबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। बाबर की आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो ये लिखी है तुर्की भाषा में। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो ये की थी शाह आलम द्वितीय ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी दी थी शाह आलम द्वितीय ने। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है? संगम युगीन साहित्य लिखा गया है काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट था बिंबिसार। चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद घोरी और जयचंद के बीच में। कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध। महाबलीपुरम में स्थित रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तहकीक हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तहकीक हिंद ग्रंथ की रचना की थी अल बरूनी ने। दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? दीवान ए कोही की स्थापना की थी मोहम्मद तुगलक ने। अगला सवाल है, औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जफरनामा कहा जाता है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं इंद्रदेव की स्तुति में। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को किसने पराजित किया था? तो खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित किया था बाबर ने। लॉर्ड डलहौजी के अपहरण की नीति के तहत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किया गया था? तो ये राज्य है सातारा। राज्य के अपहरण नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सातारा को प्रथम बार अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। मध्यकालीन इतिहास का सबसे विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है मोहम्मद तुगलक को। मौर्य साम्राज्य में तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो तक्षशिला थी उत्तरी भाग की राजधानी। वराहमिहिर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो इसे शुलिक जाति का माना गया है। शुलिक जाति का माना गया है चालुक्य वंश को। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता कहलाती थी इदरार। और ये सल्तनत काल का सवाल है। रामचरितमानस किसने लिखी? तो तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस। पहली भारतीय रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ पर थी? तो ये मुंबई से ठाणे तक थी पहली भारतीय रेलवे लाइन। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक किस साल प्रकाशित हुई? ये सवाल है। तो ये प्रकाशित हुई है 1901 में, साल 1901 में। और यह पुस्तक लिखी है दादा भाई नौरोजी ने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
अगला सवाल है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर। ये 24वें तीर्थंकर थे। गुप्त युग की शुरुआत किस वर्ष से होती है? तो गुप्त युग की शुरुआत होती है 319 AD से। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो ये था चार्टर एक्ट 1833। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। कनिष्क ने एक युग की शुरुआत की, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे शक संवत कहा जाता है। अगला सवाल है, सल्तनत काल में राज्य समाचार एजेंसी का प्रमुख कौन था? तो सल्तनत काल में राज्य समाचार एजेंसी का प्रमुख था बरीद-ए-मुमालिक। बरीद-ए-मुमालिक समाचार एजेंसी का प्रमुख था। किस शासक ने लॉर्ड वेलेजली की सहायक गठबंधन को स्वीकार किया था? तो ये था हैदराबाद का निजाम, ये पहला था। अगला सवाल है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो ये भारत और चीन के बीच में है। किस वायसराय ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 पारित किया था? तो यह था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह के लिए करने के लिए कौन अधिकृत होता है? यानी कि उच्च न्यायालय के जजों का ट्रांसफर कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण कराया गया? तो ये 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। हुजूर दफ्तर किसे कहते थे? तो पुणे में पेशवाओं के सचिवालय को हुजूर दफ्तर कहा जाता था। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी भगवान शिव के उपासक थे। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने तैयार की थी। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण में चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश का शासक था जो वृद्धावस्था में दक्षिण की ओर भद्रबाहु के साथ चला गया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित की थी। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है सुरकोटड़ा से। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां सुरकोटड़ा से प्राप्त हुई है। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलक्कापियम का विषय क्या है? तो इसका विषय है तमिल व्याकरण। तोलक्कापियम का विषय है तमिल व्याकरण। मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर किस शासक के पास भेजा था? तो ये शासक था बिंदुसार। बिंदुसार के पास इन्होंने भेजा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्मचक्र परिवर्तन हुआ था? तो ये बौद्ध भिक्षु था उपगुप्त। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? तो ये नवाब था नवाब मुर्शिद कुली खान। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो द्रविड़ शैली इस नाम से जाना जाता है पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को। वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो ये था बलबन। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? तो महाभारत का अनुवाद किया गया है रज्मनामा के नाम से। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या है? तो ये है सुतकांगेडोर। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था अकबर ने। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ कुशीनगर में। छत्रपति शिवाजी महाराज की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो इसको अष्टप्रधान कहा जाता था छत्रपति शिवाजी महाराज की मंत्री परिषद को। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो ये सम्राट है अकबर।
नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो ये सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो इनका नाम है ताराबाई। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में शुरू हुई थी? प्रथम जैन सभा शुरू हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष में किया था? तो शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था 1623 में, 1623 में। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया है? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का आरंभ किया है। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब के साथ। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष औरंगजेब के साथ हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति किसके संरक्षण में हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय काल में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो पावापुरी में स्थापना की थी महावीर ने जैन संघ की स्थापना। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो रंगपुर स्थित है गुजरात में। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासक था? तैमूर ने जब आक्रमण किया था तब भारत में तुगलक वंश का शासन था। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह किस जिले में स्थान है? यह स्थान किस जिले में है? तो राजस्थान का कालीबंगा ये गंगानगर जिले में है। ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये था जहांगीर। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगवाने की अनुमति दी थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना की ज्योतिबा फुले ने। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में किन दो विशाल स्वतंत्र साम्राज्यों का उदय हुआ? तो ये दो साम्राज्य थे विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है? तो 10वीं अनुसूची में है दल बदल के आधार पर योग्यता के संबंधित प्रावधान। किस वर्ष हिंदू विडो रीमैरिज अधिनियम पारित किया गया? यह किया गया था 1856 में, 1856 में। गहिर माता समुद्री वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह है उड़ीसा में। ईगास उत्सव जिसे बूढ़ी दिवाली भी कहा जाता है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने दिया था भारत में संविधान सभा का विचार। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1784 में, 1784 में। अगला सवाल है अक्षांश का 1 डिग्री। अक्षांश का 1 डिग्री पूछा है यहाँ पर। ये लगभग कितने किलोमीटर का होता है? तो ये 111 किलोमीटर का होता है अक्षांश का 1 डिग्री। लाई डिटेक्टर उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसे पॉलीग्राफ कहते हैं। भारत में किस तारीख को साल का सबसे छोटा दिन होता है? ये होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किस वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी? तो नाइटहुड की उपाधि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिली थी, इन्होंने ये जालियनवाला बाग हत्याकांड के बाद जो 1919 में हुआ था, इसके बाद वापस की थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये था सिराजुद्दौला। डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? तो डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? दक्षिण सूडान की राजधानी है जूबा। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पंजाब को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया? तो ये शासनकाल था लॉर्ड डलहौजी का। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? यहाँ पर दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम पूछा है तो ये हो जाएगा मैत्री। कौन सी नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है? तो ये नदी है अमूर नदी। म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? इरावती नदी को
म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। 1757 में अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो ये हुई थी नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी। नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी अलीनगर की संधि, जो 1757 में हुई थी। किस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? ये एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है? तो अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है? तो ये लिपि है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में है अशोक के अधिकांश शिलालेख। किस बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये बौद्ध धर्म है, ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय से पता चलता है कि 16 महाजनपद विद्यमान थे। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने कराया? ये कराया है चामुंडराय ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? तो ये था अब्दुल रहीम खाने खाना। स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने आरंभ किया था? ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और बंगाल में इसने इसकी शुरुआत की थी। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? ये है शेरशाह सूरी का। अष्टांग मार्ग पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? गौतम बुद्ध जी ने अष्टांग मार्ग को पालन करने की शिक्षा दी थी। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी क्या थी? तो ये थी श्रीरंगपट्टनम। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने सर्वप्रथम आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो ये लिच्छवी की राजधानी थी। भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया? ये स्थापित किया था ईरानियों ने। भारत में खरोष्टी लिपि को ईरानियों ने स्थापित किया। कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका सही उत्तर है सम्राट अशोक। कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय जाता है सम्राट अशोक को। किस मुगल शासक को रंगीला नाम से जाना जाता है? रंगीला नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह को। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था नन्नुक। ये भी सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? सुदर्शन झील बनवाई तो चंद्रगुप्त मौर्य ने थी, लेकिन इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया? ये किया था रुद्रदमन वन ने। पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन थे? तो ये थे बालाजी विश्वनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना? यह बना था 1853 में। गुरु अर्जुन देव के पश्चात कौन गुरु बने थे? गुरु अर्जुन देव के पश्चात गुरु बने थे गुरु हरगोविंद जी। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था? ये हुआ था बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। बालाजी बाजीराव के शासनकाल में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो संगम युग में याद रखिएगा, युद्ध का प्रमुख कारण होता था पशुओं की चोरी। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया? ये किया था जोनास साल्क ने। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ये 61वां संविधान संशोधन था 1888 का। लक्षद्वीप में किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? लक्षद्वीप में केरल उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। यह भी आपको याद रखना है। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय। सेबी का मुख्यालय है मुंबई में।
अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकात हिंद किसने लिखी है? तो ये लिखी है अल बरूनी ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? मराठों का सेनापति था सदाशिवराव भाऊ। महाबलीपुरम के मंदिर किस राजवंश के दौरान स्थापित हुए? महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए हैं पल्लव राजवंश के दौरान। अगला सवाल है, अशोक काल में हुई बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो अशोक के काल में हुई बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिष्य। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय नाम क्या था? तो इसे लाख बख्श कहा जाता था। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद में किस शहर में रखा था? तो इन्हें रखा था आगरा में। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहयोग संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? तो ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहयोग संधि का अनुसरण किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है? मेहरौली लौह स्तंभ स्थित है राजधानी दिल्ली में। पुष्यभूति राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था हर्षवर्धन। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। किस कला की शैली को ग्रीक बुद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्रीक बुद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है गांधार कला शैली को। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था? गुलाम वंश का शासन था 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कलानौर में। भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? ये था फाहियान। याद रखना है, भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान था। 1175 से 1206 ईस्वी तक किस विदेशी शासक ने भारत पर लगातार आक्रमण किए? तो ये आक्रमण किए थे मोहम्मद घोरी ने। 1175 से 1206 ईस्वी तक मोहम्मद घोरी ने भारत पर लगातार आक्रमण किए थे। यहाँ पर हमने 250 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। इसके आगे की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका मिल जाएगा, इसको भी देख लीजिए। हम 500 सवाल कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।